ईडी की जांच एक झूठ का पुआधा है। मुझे बदनाम करने की कोशिश हो। नरेंद्र मोदी को डर लगता है और अरविंद केजरीवाल को बदनाम कैसे किया जाए, इसकी पूरी साजिश है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि इस देश में जहां जहां मौजूदा दौर में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पांव पड़ते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां बिखरती जा रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जलवा वहां कमजोर पड़ता जा रहा है। हिंदुत्व की पूरी बिसात वहां रसातल में जाती हुई दिख रही है। और ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि आज ताजा मामला सुबह सुबह का है और वो देश की राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से निलंबित सांसद संजय सिंह के यहां ईडी की दस्तक हुई। संजय सिंह से दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में पूछताछ भी हुई। सभी जानते हैं कि संजय सिंह न 3 में है न 13 में है, यानी संजय सिंह दिल्ली सरकार में मंत्री नहीं है। संजय सिंह दिल्ली सरकार में किसी विभाग के अध्यक्ष नहीं है। संजय सिंह दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि संजय सिंह भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तहत देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद के उच्च सदन के सदस्य है। किसी भी सांसद का राज्य सरकार के कामकाज में कोई दखल नहीं होता है। सांसद का काम अलग होता है और वो सांसद यदि वो सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा है, खासकर केंद्र में, तभी उसकी केंद्र में कोई भूमिका बनती है। अन्यथा राज्य सरकारों में किसी सांसद की प्रत्यक्ष तौर पर कोई भूमिका नहीं होती, और खासकर तब तो और नहीं होती जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला संवैधानिक दायरे में आ गया। कई सांसदों का इस्तीफा हुआ। सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी कमेटी की चेयरमैन थी, उन्होंने रायबरेली से इस्तीफा दिया और नैक के चेयरमैन से इस्तीफा दिया, यानी 2 पदों पर एक साथ नहीं रह सकते। जया बच्चन की सांसद ही चली गई। उसके बाद से कोई सांसद किसी राज्य सरकार में या किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकता। बावजूद इसके संजय सिंह पर ईडी का छापा क्यों? क्या संजय सिंह दिल्ली सरकार की आबकारी पॉलिसी तय कर रहे थे? क्या संजय सिंह दिल्ली के आबकारी मंत्री थे? क्या संजय सिंह दिल्ली के ब्यूरोक्रेट हैं? ये सारे सवाल है कि पीएमएलए कानून को ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएमएलए कानून यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये लाया क्यों गया और इसके प्रावधान इतने ड्रैकोनियन क्यों हैं? जरा इसे एग्जांपल से समझते हैं। दरअसल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो पी चिदम्बरम के गृह मंत्री रहते हुए बदलाव हुआ, उस बदलाव का मजमून यह था कि यदि कोई आरोपी किसी भी मामले में किसी के ऊपर कोई बात कह दे तो वहां ईडी पहुंच जाएगी और ईडी उससे पूछताछ करेगी, जरूरत पड़ेगी तो मुकदमा भी दर्ज कर लेगी। और इसके अलावा यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति के ऊपर पैसे के लेन देन का कोई एफआईआर देश के किसी भी थाने में दर्ज कराया है तो ईडी उसे अपने हाथ में ले सकती है। इसके लिए उसे किसी राज्य सरकार से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अब बताइए, मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह का कानून नागरिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी है? क्या यह नागरिक स्वतंत्रता का हनन नहीं करता? क्या यह व्यवस्था और सिस्टम के ऊपर प्रहार नहीं करता? क्या यह लोकतांत्रिक मान्यताओं के खिलाफ नहीं है? कोई व्यक्ति जो उस कथित शराब नीति के मामले में कहा जा रहा है कि वो बेनिफिशियरी रहा, फिर बाद में वो सरकारी गवाह बन गया और वो गवाह जिसका नाम ले लेगा उसके यहाँ ईडी पहुंच जाएगी। कल को यदि कोई गवाह किसी आबकारी पॉलिसी का भारत सरकार के किसी मंत्री का नाम ले ले तो क्या इस ईडी की हैसियत है कि भारत सरकार के मंत्री के यहां पहुंच जाए, भाजपा के नेता के यहां पहुंच जाए? तो इस तरह का कानून ईडी को लेकर बनाया गया। और उसके बाद से जिस प्रकार से ईडी का मिसयूज हुआ कि कुछ दिनों पहले खबर आई कि इस देश में 95% मामले जो ईडी दर्ज कर रही है वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। एग्जीक्यूशन रेट यानी सजा दिलाने की दर बेहद कम है। फिर इस ईडी के मामले को लेकर के आखिर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है? क्या जरूरत है इतनी हाय तौबा मचाने की? और क्यों ईडी मौजूदा दौर में सरकार के लिए जो सबसे बड़ी टूल बनी हुई थी, वो सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी आफत क्यों बनती जा रही है? जरा इसे उदाहरणों से समझते हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पिछले साल तक, और उसके पहले बीजेपी के दौर की यदि बात करें तो कर्नाटक के मौजूदा उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, जी हां, ये फोटो आप देख रहे हैं, डीके शिव कुमार,
डीके शिव कुमार केयू को ईडी का प्रेम पत्र मिला। उन्हें वो ईडी के निशाने पर आए। नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक में उनके प्रति भी एक सिंपैथी पैदा हुई और कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी का सिराजा उखड़ गया। कर्नाटक में की विधानसभा में अब भारतीय जनता पार्टी के पास बमुश्किल 1/4 सीटें हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ अमूल वर्सेस नंदिनी विवाद ने कर्नाटक में बीजेपी का कबाड़ा नहीं किया, बल्कि इन ईडी महोदय ने भी भारतीय जनता पार्टी का गेम बजाने में बड़ी भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र को देख सकते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में संजय राउत को तकरीबन 3.5 महीने तक जेल में रहना पड़ा। एनसीपी के कई नेताओं को जेल में रहना पड़ा, कुछ अभी भी जेल में है। और महाराष्ट्र में सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में परोक्ष रूप से भले ही आ गई हो, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब है ये इस देश में किसी से छिपी नहीं है। कई गोदी मीडिया के सर्वे को आप देख सकते हैं, उसमें भी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं को बुरी तरह से पलीता लगता हुआ दिख रहा है। अब जरा उसके आगे पहुंचते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखें, छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां हैं, भूपेश बघेल के पीछे भी ईडी पड़ी है, उनकी सरकार के पीछे भी ईडी पड़ी। क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? भारतीय जनता पार्टी को लगभग बुजुर्ग हो चुके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भरोसा करना पड़ रहा है। बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है और रमन सिंह पर भी भरोसा इसलिए करना पड़ रहा है कि कम से कम इतनी सीटें आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी को वहां मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त हो सके। सत्ता में आने के लिए रमन सिंह पर भरोसा नहीं किया जा रहा। सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में भूपेश बघेल की वही हैसियत है जो 1995 में लालू यादव के बिहार में हुआ करते थे। कोई उन्हें डिस्टेबलाइज करने वाला नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अब छत्तीसगढ़ से आगे बिहार में देखें। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जूनियर पार्टनर के तौर पर ही सही, लेकिन सत्ता में थी। लेकिन जैसे ही लालू परिवार के ऊपर ईडी का शिकंजा कसने लगा, भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी बेंच नसीब हो गए। और इस कदर नसीब हो गए कि अब तो बात जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने तक भी आ गई है और भारतीय जनता पार्टी ये जमीन ढूंढ रही है कि राज्य में किधर जमानत बचेगी बीजेपी की, किस लोकसभा सीट पर बीजेपी जमानत बचाने की स्थिति में होगी। ये हालात कास्ट सेंसस के बाद बिहार में बन गए हैं। तो जहां जहां ईडी जा रही है, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किस कदर वहां बिखरती जा रही है। दिल्ली में भी ईडी पहुंच गई है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल के सबसे बड़े पैरोकार उस शिक्षा मॉडल की पहचान बन चुके, अमेरिका के अखबारों में भी जिनके ऊपर खबरें छपी, वो मनीष सिसोदिया आज ईडी की कृपा से जेल में है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक प्रयोग को लेकर दलीय आधार पर लोग चाहे जो भी आलोचना करें, लेकिन दिल्ली में आम आदमी के हाथ में ताकत आई। दिल्ली में झुग्गी बस्ती वालों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। दिल्ली में झुग्गी वालों को मुफ्त बिजली मिल रही है, पानी के बिल घटे हैं और आम तौर पर जिन भ्रष्टाचार का सामना आम आदमी को दिल्ली सरकार के दफ्तरों में करना पड़ता था, निश्चित तौर पर उसमें कमी आई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में उस राज्य के शिक्षा मॉडल के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर मनीष सिसोदिया आज जेल में है। तो दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत फैलती जा रही है, जरा उसे भी देखने की कोशिश की जानी चाहिए। और तब पता चलेगा कि एक तरफ न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं तकरीबन 10 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी जो दिल्ली में रहते हैं, वो भाजपा के खिलाफ है। जीएसटी से परेशान व्यवसायी खिलाफ है। और उसी दौर में मनीष सिसोदिया, जिसे दिल्ली की गरीब जनता का सबसे बड़ा प्रतिनिधि और मौजूदा दौर में माना जाता था, उन्हें जेल में रखने की नौबत आ गई है। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 7 लोकसभा सीटों की जो पिछली जीत थी, उन चुनावी संभावनाओं का आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, ये ईडी कृपा से ही तय होने जा रही है। संजय सिंह का मामला बिल्कुल नया है। इसी तरह बंगाल में अभिषेक बनर्जी को तंग किए जाने की बात आप देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे राज्यों में कांग्रेस के लोगों को तंग किए जाने की बातों को देखा जा सकता है। यहां तक कि केसीआर की बेटी कविता का मामला भी आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर दिख रही थी, लेकिन जैसे ही केसीआर की बेटी कविता का मामला सामने आया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी का, उनको भी दिल्ली की आबकारी पॉलिसी के मामले में घसीटने की कोशिश हुई और कहीं ना कहीं ईडी उन्हें भी अपने रडार पर लेने लगी। उसके बाद आज वहां लड़ाई केसीआर की पार्टी बीआरएस वर्सेस कांग्रेस होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर तीसरी पायदान पर जगह भी तलाश पाने की स्थिति में नहीं है।
तो ये हालात जब मौजूदा दौर में बने हैं तो ईडी महोदय की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। ईडी के पिछले चीफ को कई बार एक्सटेंशन मिला, उस एक्सटेंशन का नतीजा भी आपने देखा। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद ईडी चीफ को हटाना पड़ा, और जब आज की तारीख में आम जनता के बीच चाहे खोमचा लगाने वाला हो चाहे ऑटो चलाने वाला हो, जिसके बीच भी आप जाएं एक ही चर्चा होती है कि ये ईडी क्या है। और जब ईडी का प्रकोप इतना बढ़ता हुआ दिख रहा है, ईडी भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता का इंतजाम करते हुए दिख रही है, तो इसी दौर में आप देख रहे हैं कि सत्ता का इंतजाम करने वाली ईडी भारतीय जनता पार्टी के वोट के क्षरण में, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े करने में एक बड़ी भूमिका चाहे अनचाहे निभा रही है। तो आने वाले वक्त में देखते हैं, अभी मामला संजय सिंह का है, आने वाले वक्त में जहां जहां ईडी जाएगी, और कई बार तो लगता है कि विपक्षी दलों के नेता सोच रहे होंगे कि जहां भी, जिस राज्य में भी बीजेपी से उनकी लड़ाई है, वहां एक बार उनके नेताओं के खिलाफ ईडी पहुंच जाए ताकि उनके पक्ष में भी सिंपैथी क्रिएट हो जाए। तो आने वाले वक्त में ईडी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की वोट प्राथमिकताओं को तय करेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन संजय सिंह के मामले की ताजा सूचना यही है कि तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह की पूछताछ के बावजूद ईडी ने क्या बरामद किया है वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वोट बरामद करके लाई थी पिछले कुछ दिनों में, खास करके 2014 से, उस वोटों से भारतीय जनता पार्टी को मरहूम करने की दिशा में ईडी ने अपनी तरफ से एक कदम आगे जरूर बढ़ा दिया है। भ्रष्टाचार, करप्शन और उसके खिलाफ इंसाफ के सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर सीबीआई और ईडी को देखने की, पिंजड़ाबंद तोतों को देखने की जो प्रधानमंत्री की जो बोली रही है, प्रधानमंत्री की जो उद्घोषणा रही है, उस उद्घोषणा पर यदि नजर डालें तो जो सबसे बड़ी ताकत है वो सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में तब्दील होने जा रही है। तो देखते रहिए दोस्तों, आने वाले वक्त में ये सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत के बीच में ईडी खुद कहां खड़ी होती है और केंद्र की सत्ता यानी ईडी के सुपर बॉस के तौर पर काबिज लोगों को कहां ले जाकर छोड़ती है। ये बड़ा दिलचस्प खेल होगा देखने का, और इंतजार कीजिए ईडी की अगली गतिविधियों का। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए देश नीति, और यदि आपने देश नीति को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।